बूढ़े दुखी पिता का निर्णय। यह लीजिए बाबूजी, आपकी चाय। दीनदयाल जी बरामदे में बैठे जमीन में एकटक देखे जा रहे थे। बाबूजी, कहाँ खोए हैं? आपने चाय मंगवाई थी, देखिए मैं ले आया। आपकी मनपसंद गर्मा गर्म इलायची और अदरक वाली चाय। अरे बाबूजी, कहाँ खोए हैं? कब से चाय ठंडी हो रही है। अरे हाँ हाँ रामदीन, क्या हुआ मालिक, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, आज गायत्री की बहुत याद आ रही है। आम और लीची की उपज इस बार भी बहुत अच्छी हुई है। घर में आम और लीची की बोरी आते ही कैसे गायत्री खुश हो जाती थी और लग जाती थी अपने बेटे की फरमाइश में। प्रवीण अपनी माँ से कहता, माँ जल्दी से मेरे लिए आम रस और गर्मा गर्म पूरियाँ बना दो। इतने रसीले आम देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहे हैं। गायत्री तुरंत अपने बेटे की फरमाइश में लग जाती। एक बड़ी सी थाली में लीची लेकर बैठ जाती और छिलका उतार उतार के कैसे अपने बेटे को अपने हाथों से खिलाती। यह दृश्य देखकर मेरा मन तो तृप्त हो जाता। माँ का स्नेह अपने बेटे के लिए। यह सब कहते कहते दीनदयाल जी का गला रुंध आया। आंसुओं से उनकी आंखें भर आई। आंखों के आंसू को पोंछते हुए अपनी चाय खत्म करने लगे। मालिक, दोपहर के खाने में आपके लिए क्या बनाऊं? तेरा जो दिल करे वही बना दे। भूख तो नहीं है। मालिक, अगर ऐसे अपने सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। मैं आपके लिए ताजी ताजी लौकी और तुरई खेत से तोड़ कर लाता हूँ। फिर आपके लिए लौकी का रायता और तुरई की सब्जी बना लूँगा। देखना, आपको बहुत पसंद आएंगे। अपने खेत की सब्जियों की तो बात ही अलग है। कहता हुआ रामदीन चाय का कप लेकर रसोई में चला जाता है। दीनदयाल जी अपने अखबार में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ दिन पहले गायत्री देवी का बीमारी की वजह से देहांत हो गया। उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। प्रवीण, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, बार बार तुम्हें याद कर रही है। एक बार समय निकाल आकर मिल लेते तो अच्छा रहता। बाबूजी, आपको तो पता है मुझे एक मिनट भी फुर्सत नहीं है। जैसे ही फुर्सत मिली कि मैं माँ से मिलने ज़रूर आ जाऊँगा। दीनदयाल जी अपने बेटे को बार बार फ़ोन करते कि माँ की आखिरी इच्छा है अपने बेटे से मिलने की। उसकी आंखें उसी का इंतज़ार कर रही हैं। एक दिन बेटे का इंतज़ार करते करते इस दुनिया से अलविदा कह गई। माँ की जाने की खबर बेटे को दी गई। बेटा, बहू और 2 साल का पोता माँ की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। क्रियाक्रम खत्म होने के कुछ दिन बाद बेटे ने कहा, बाबूजी, आप यहाँ अकेले क्या करेंगे? अब तो माँ भी नहीं है, तो हमारे साथ चलिए। दीनदयाल जी जाने के लिए तैयार नहीं हुए, पर बेटे और बहू के बार बार मनाने के बाद वह बेटे बहू के साथ शहर आ गए। एक तो अनजान शहर, अनजान लोग। 2-4 दिन तो उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगा। अपने गांव की बहुत याद आ रही थी। फिर अपने मन को जैसे तैसे कर समझाया कि अब यही रहना है। एक ही अखबार को सुबह से शाम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते। बार बार चाय पीने की उनकी आदत थी, पर यहाँ तो एक बार से ज़्यादा अगर बहू से चाय बनाने को बोलते तो बहू कहती, इतनी गर्मी में मुझसे किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता और आप बार बार चाय मांगते हैं। क्या अब सिर्फ एक ही काम है घर में, चाय बनाना? इसके अलावा भी मुझे 50 काम होते हैं। एक बार तो पी है ना, सुबह फिर अब शाम को ही मिलेगी। वह मन मसोस कर चुप रह जाते। वहीं दूसरी ओर बेटे के लिए उसकी पसंद का खाना, गर्मा गर्म पूरी
और साथ में आमरस बनाती। सोचा चलो बेटे के बहाने मैं भी आमरस और पूरियां खा लूँगा। तो बहू 2-3 पूरी से ज़्यादा खाने ही नहीं देती। कहती बाबूजी ज़्यादा पूरियां खाएंगे तो आपको एसिडिटी हो जाएगी, फिर हमारी लेने के देने पड़ जाएंगे। अब यहाँ हर चीज़ में रोक टोक होने लगती। दिन भर घर में बैठे बैठे तंग आ गए तो सोचा चलो सोसाइटी के पार्क में थोड़ा घूम आऊं, मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अब वह रोज सैर पर जाने लगे। पार्क में उनके कई मित्र बन चुके थे। एक दिन गुप्ता जी, जो सैर के दौरान ही उनके मित्र बने थे, वह उन्हें अपने घर लेकर चले गए। उनका घर पड़ोस में ही था। गुप्ता जी की बहू ने बहुत ही आदर सत्कार के साथ उन्हें चाय नाश्ता करवाया। बैठे बैठे कब शाम से रात हो गई उन्हें पता नहीं चला। अब वह घर के लिए वापस लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हें बेटा प्रवीण मिल गया। अरे बाबूजी, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? अरे बेटा, वह गुप्ता जी मिल गए थे तो वह मुझे अपने घर लेकर चले गए, वहीं से आ रहा हूँ। प्रवीण वहाँ कुछ नहीं बोला। घर आते ही बाबूजी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। यह शहर है, आपका गांव नहीं है कि किसी के घर भी मुंह उठाया और चल दिए। पता भी है गुप्ता जी कितने बड़े आदमी हैं। पहली बार बुलाने पर ही कौन दौड़े चला जाता है। कहकर टाल नहीं सकते थे कि फिर कभी आऊँगा। एक तो गुप्ता जी से हमारी कम बात होती है, ऐसे पुराने और सादे कपड़े में गए थे आप गुप्ता जी के यहाँ। हमारे स्टेटस की भी आपको कोई परवाह नहीं है। घर पर नहीं रह सकते, सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। कहीं आने जाने से पहले एक बार पूछ तो लिया होता। दीनदयाल जी बेटे का ऐसा व्यवहार देखकर हक्के बक्के रह गए। फिर डरते डरते धीरे से बोले, बेटा अगली बार से इस बात का ध्यान रखूँगा। कहकर अपने कमरे में चले गए। अगले दिन बेटे बहू किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। बहू ने कहा, बाबूजी आज हम पार्टी में जा रहे हैं तो आपका खाना टेबल पर रख दिया है, आप लेकर खा लेना। और हाँ, हमें आने में थोड़ी देर होगी। कोमल कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि अचानक से मुड़कर बोली, बाबूजी आपके पास माजी की वह चंद्रहार पड़ी है, क्या आप मुझे देंगे? आज पार्टी में मैं उसे पहनकर जाऊंगी तो मेरा रुतबा थोड़ा और ऊंचा होगा। माँ जी की चंद्रहार बहुत सुंदर थी बहू, लेकिन वो गायत्री की निशानी है, वह मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। जब वह हमारे साथ थी तो उस हार को कभी किसी को हाथ लगाने तक नहीं देती थी। बाबूजी, माँ जी तो अब है नहीं आपको रोकने के लिए, फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? चुपचाप से वह हार मुझे निकाल कर दे दीजिए, मुझे पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है। दीनदयाल जी आधे मन से वह हार निकालकर बहू को दे देते हैं। बहू खुश होकर हार को देखकर इतराते हुए वहाँ से चली जाती है। 2-4 दिन बीत जाते हैं, बहू हार वापस नहीं करती है। एक दिन दीनदयाल जी बहू से गायत्री जी की हार वापस मांग लेते हैं। बहू उस पर तिल मिलाकर भड़क उठती है। एक हार ही तो लिया है और वैसे भी वह हार आपके पास भी तो पड़ी ही रहेगी, वैसे ही मेरे पास है। लेकिन बहू, वह गायत्री की आखिरी निशानी है। जीते जी
वह उसे किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। मैंने सोचा चलो बहू पहन लेगी तो क्या चला जाएगा, लेकिन अब वह हार मुझे वापस कर दो। उस हार को देखता हूँ तो गायत्री मेरे पास है, ऐसा मुझे एहसास होता है। बाबूजी, अब वह हार तो आपको नहीं मिलेगी, चाहे जो करना है कर लीजिए, कहकर कोमल चली जाती है। प्रवीण ऑफिस से आता है। खाना खाने के बाद सब सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी समय दीनदयाल जी अपने बेटे से हार के बारे में बात करते हैं। बेटा कहता है, ठीक ही तो कह रही है कोमल, हार चाहे आपके पास पड़ी हो या इसके पास, क्या फ़र्क पड़ता है। आप उस हार का करेंगे क्या, और वैसे भी कोमल के पास रहेगा तो हार उपयोग में आ जाएगा। वैसे भी बहुत रात हो गई है, मुझे भी कल ऑफिस जाना है। दीनदयाल जी दुखी मन से अपने कमरे में आ जाते हैं। उन्हें रात भर नींद नहीं आती है। उस हार की चिंता में डूबे रहते। बात हार की नहीं है, मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है, मैं किसी को नहीं दे सकता। बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। माँ के जीते जी तो इन लोगों को उसकी चिंता नहीं थी, अब तो पिता से भी जबान लड़ाने लगा था। इसी तरह रोज कुछ ना कुछ होता जिससे उनका मन दुखी रहता। एक दिन सुबह दीनदयाल जी अखबार पढ़ते हुए चाय पी रहे थे। प्रवीण उनके पास आया और बोला, बाबूजी, वह इसी शहर में एक अच्छी ज़मीन देखी है। ज़मीन को खरीदकर एक बड़ा सा घर बनाने की सोच रहा हूँ। अब आप भी हमारे साथ ही रहते हैं तो क्यों ना गांव की ज़मीन और घर बेचकर उन्हीं पैसों से हम लोग प्लॉट खरीद ले। फिर हम लोग सब बड़े से घर में आराम से रहेंगे। बेटे की बात सुनकर वह भीतर तक आहत हो जाते हैं। ऐसा सदमा लगता है उन्हें जैसे मानो उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया हो। उनका बेटा इतना नीचे गिर जाएगा उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बेटा, यह क्या कह रहे हो, माना मैं वहाँ नहीं रहता। इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे बेच दूँ। उस घर को मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है, उसे मैं नहीं बेच सकता। प्रवीण कहता है, बाबूजी, जब से आए हैं तब से आपका सारा खर्चा हम उठा रहे हैं। कोमल आपकी सेवा दिन रात करती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती, और बदले में आप यह सिला दे रहे हैं। क्या एक बाप का यह फ़र्ज होता है। बेटा, मैंने अपना फ़र्ज बहुत पहले ही पूरा कर दिया है। तुम्हें पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हर एक चीज़ का बहुत ख्याल रखा। अपने से भी ज़्यादा हम लोगों ने तुम्हारी फ़िक्र की, तुम्हें इस लायक बनाया कि आज तुम अच्छे पद पर कार्यरत हो। पर अब मुझे तुम लोगों के व्यवहार को देखते हुए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। अपने बाप के परवरिश पर सवाल उठा रहे तुम लोगों को मुझसे इतनी तकलीफ़ है, तो मैं गांव वापस जा रहा हूँ। और हाँ बहू, मैंने जो तुम्हें चंद्रहार दिया था वह मुझे वापस कर दो। वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। चाहो तो बदले में मैं तुम्हें उसके पैसे दे देता हूँ। बाबूजी, मैं वह चंद्रहार वापस नहीं करूँगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो वह चंद्रहार ही चाहिए। बहू, वह तुम्हारी सास की आखिरी निशानी है, वह मैं कैसे दे दूँ।
दीनदयाल जी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे, पर बहू ने उनकी एक नहीं सुनी। दीनदयाल जी रोते हुए जमीन पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद फर्श पर से उठे और अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांधा और गांव वापस जाने की तैयारी करने लगे। पर बेटे बहू किसी ने भी उन्हें एक बार भी रोकना मुनासिब नहीं समझा। मन ही मन उन्होंने कुछ ठान लिया था। रुआंसी सा वह वापस गांव आ गए। गांव आकर अपने मित्र की मदद से वकील से सलाह ली और शहर वाले फ्लैट को किसी प्रॉपर्टी डीलर को बेच दिया और बेटे बहू को घर खाली करने का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस मिलते ही दोनों बेटे बहू चौंक गए। बेटे ने तुरंत फ़ोन किया, बाबूजी, यह आप कैसे कर सकते हैं? यह फ्लैट आप कैसे बेच सकते हैं? यह तो हमारा फ्लैट है। बेटा, शायद तुम भूल रहे हो, वह फ्लैट भी मैंने ही खरीदा था ताकि बाद में हम सब एक साथ रह सके। तुम्हारी माँ तो रही नहीं और मैं तुम लोगों को बोझ लगने लगा, और आज भी वह फ्लैट मेरे ही नाम से है। मैंने यह सोचकर वह फ्लैट लिया था कि हम सब तुम्हारी माँ के साथ वहीं रहेंगे। मैं तो बस पुराने सामान के जैसा एक कोने में पड़ा रहता। तुम लोगों से इतना भी नहीं होता कि बूढ़े बाप से दो शब्द बैठकर बात कर ले। तुम लोगों ने हर चीज़ में पाबंदी लगा दी। मेरे उठने बैठने, मिलने जुलने, खाने पीने, हर चीज़ में अपनी ही ज़िंदगी मुझे बोझ लगने लगी। तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी जीते जी नर्क बना दी। ऐसा लगा जैसे जीते जी ही मैं मर चुका हूँ। बस अब बहुत हो गया। तुम्हारे पास 15 दिन का समय है। तुम उस फ्लैट को खाली कर दो। बेटा बोला, अच्छा, मतलब अब आप इस फ्लैट में रहेंगे, वह भी अकेले? नहीं, मैंने उस फ्लैट को प्रॉपर्टी डीलर को बेच दिया है। मैं तो अब गांव में ही रहूँगा, अपने लोगों के बीच रहूँगा, जहाँ मेरी पत्नी की यादें बसी है। यहाँ अपने पुराने लोगों के साथ बैठकर अपने मन का हाल तो कह सकता हूँ। बाबूजी, आपने तो पल में ही अपने बेटे को पराया कर दिया। बेटा बहू गिड़गिड़ाने लगे। बाबूजी, एक बार इतना बड़ा फैसला करने से पहले सोच तो लिया होता। हम कहाँ जाएंगे? हम तो सड़क पर आ जाएंगे। यह सब तुम्हें अपने पिता से दुर्व्यवहार करने से पहले सोचना चाहिए था। शायद तुम भूल चुके हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन मैं एक बाप हूँ, यह मैं नहीं भूला। अपना फ़र्ज मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसलिए तुम पर दया करके मैं तुम लोगों को तुम्हारे फ्लैट में तब तक रहने का मौका देता हूँ जब तक तुम्हारा अपना खुद का ठिकाना नहीं हो जाता। तुम जल्दी अपना अलग इंतज़ाम कर लो और उस घर को 15 दिन के अंदर खाली कर दो। और आगे मेरी यही इच्छा है, तुम लोग अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। मैं अब अपनी पत्नी की यादों के साथ अकेले ही सुकून से मरना चाहता हूँ। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। आज उनके चेहरे पर अजीब सी सुकून और संतुष्टि थी। कम से कम अब उन्हें बेटे बहू के हाथों की कठपुतली बनकर
जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।